विधानसभा के तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पार्टियां आक्रामक हो रही है। खास करके अरविंद केजरीवाल लगातार योजनाओं और आरोप प्रत्यारोप के जरिए विपक्ष पर हावी होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अब मोहन भागवत को यानी आरएसएस चीफ को पत्र लिख दिया है। इससे पहले भी उन्होंने 5 सवाल दागे थे और इस बार फिर उन्होंने आरएसएस प्रमुख को पत्र लिखकर ये कहा है कि ये बताएं कि बीजेपी के नेता जिस तरीके से पैसे मांग रहे हैं क्या वो सही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी सवाल किया कि पूर्वांचली और दलित के वोट काटे जा रहे हैं, क्या वो सही है। इसको देखते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर वो ये मानते हैं तो क्या वो बीजेपी का प्रचार करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि कहा जा रहा है कि बीजेपी को जिताने के लिए जो आरएसएस है वो प्रचार प्रसार करेगी। तो ऐसे में उन्होंने एक राजनीतिक दांव फिर से खेला है और वो लगातार खेल रहे हैं और एक दांव खेलने के बाद वो आगे निकल जा रहे हैं। दिल्ली की सियासत में जिस तरीके से लगातार परिवर्तन हो रहा है, तमाम पार्टियां यही कोशिश कर रही हैं कि दिल्ली में सत्ता पर वो काबिज हो। कैमरा पर्सन कलीगान झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आतिशी ने दिल्ली के 6 मंदिरों को तोड़ने का दावा किया और उसको लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल पर निशाना साधा और इसको लेकर चिट्ठी भी लिखी। हालांकि दिल्ली के उपराज्यपाल ने साफ कर दिया कि ये घटिया राजनीति है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, दिल्ली के किसी भी मंदिर को तोड़ा नहीं जा रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर में मौजूद हैं, उसी मंदिर में जो 6 मंदिरों में शुमार है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री का दावा था कि इसको तोड़े जा सकता है। आप देखिए ये भगवती मंदिर है और नाला मार्केट पर ये मंदिर बना हुआ है और यहाँ के पुजारी से न्यूज़ 24 ने बात की, जिन्होंने साफ कहा है कि ऐसा कोई भी नोटिस या ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन जो है वो मंदिर समिति या फिर मंदिर के पास नहीं आया है। साफ तौर पर जिस तरीके से दिल्ली सरकार, पुलिस हो या दूसरे विभाग हो, उनको लेकर ये कहती रहती है कि दिल्ली के उपराज्यपाल जो है वो तानाशाही करते हैं और अधिकार जताते हैं, जो चुनी हुई सरकार है उसकी बात नहीं मानते हैं, चुनी हुई सरकार के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। उसको लेकर भी एक बड़ी लड़ाई है, अधिकारों की लड़ाई, धर्म की आड़ में राजनीति और साफ तौर पर अतिक्रमण। ये तीनों मुद्दे इस चिट्ठी में जो है वो छुपे हुए हैं। कैमरामैन विजय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। बिहार में बीपीएससी छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। आज 15वां दिन है और साल का पहला दिन है। उसके बावजूद छात्र जो हैं वह कड़ाके की ठंड में धरने पर बैठे हुए हैं। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक री एग्जाम का जो आदेश है वो जारी नहीं होगा तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि पिछले 15 दिनों में इन छात्रों पर लाठी चार्ज भी हुआ, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ और उसके बाद छात्रों का जो डेलीगेट्स है वो मुख्य सचिव से उनकी मुलाकात भी हुई। छात्रों ने अपनी जो सभी मांग है यानी जो 5 मांग है उनको मुख्य सचिव के सामने रखा। हालांकि मुख्य सचिव के तरफ से आश्वासन जरूर मिला था, लेकिन अभी तक इनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी ने पहले ही 4 जनवरी को री एग्जाम होगा, इसका अनाउंसमेंट बीपीएससी के तरफ से किया जा चुका है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना न्यूज़ 24। बिहार भले ही एक गरीब राज्य है, लेकिन अगर नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों की बात करें तो 2 मंत्रियों को छोड़कर सारे जो मंत्री हैं वो करोड़पति हैं। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मंत्री जी से ज्यादा उनकी जो पत्नियां हैं वो ज्यादा अमीर हैं। बिहार के मुख्यमंत्री समेत सभी 30 मंत्रियों की संपत्ति वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो उनके पास मात्र 21,000 रुपए नगद हैं और इनके 3 बैंक खाते में कुल 61,000 रुपए हैं। एक गाड़ी और दिल्ली में 1,000 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट के साथ साथ 12 गाय और 9 बछड़े हैं। मंत्रियों में सबसे अमीर संतोष कुमार सिंह हैं, जो श्रम संसाधन विभाग के मंत्री हैं। इनकी कुल संपत्ति करीब 48 करोड़ की है। और सबसे गरीब मंत्री सुरेंद्र मेहता हैं, जिनकी कुल संपत्ति 65 लाख की है। नीतीश कैबिनेट की मंत्रियों की एक और खास बात है कि सभी मंत्री और उनकी पत्नियां जो हैं वो महंगे गाड़ी और हथियार के बेहद शौकीन हैं। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना न्यूज़ 24। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि महाकुंभ के आयोजन में योगी सरकार आम और खास के बीच भेदभाव कर रही है।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार में महाकुंभ का सफल आयोजन किया गया था। उसकी विदेश में भी सराहना हुई थी, लेकिन इस बार कुंभ की तैयारियां पूरी नहीं हुई है। असुविधा और अव्यवस्था है। महाकुंभ में आने वाला हर श्रद्धालु बराबर होता है। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार का ध्यान प्रचार पर ज्यादा है, जबकि सरकार को श्रद्धालुओं की सुविधा और सहूलियत का ध्यान देना चाहिए। अखिलेश ने ये भी कहा कि योगी सरकार में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। बीजेपी सामाजिक दूरी और भेदभाव बढ़ाने का काम कर रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि बीजेपी विपक्षी नेताओं की छवि खराब करने की साजिश भी करती है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। नए साल का पहला दिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई और उसमें किसानों से जुड़े हुए 2 फैसले लिए गए। बताया जा रहा है कि इससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि जो 2 बड़े फैसले हैं उसमें पहला फैसला ये है कि डीएपी फर्टिलाइजर्स बनाने वाली कंपनियों को सरकार विशेष अनुदान यानी स्पेशल पैकेज देगी। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इन चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ों का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है, लिहाजा कंपनियों को घाटा हो रहा है और मार्केट में भी इसका इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि सप्लाई में थोड़ी कमी आ रही थी। लिहाजा सरकार ने फैसला किया है कि डीएपी बनाने वाली फर्टिलाइजर्स कंपनियों को जो सब्सिडी मिलती है वो तो मिलती रहेगी, इसके अलावा अलग से विशेष पैकेज दिया जाएगा ताकि उनकी सेहत पे भी असर ना हो और मार्केट में डीएपी की सप्लाई लगातार बनी रहे, जिससे किसानों को उचित दाम पे वो मिल सके। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा फैसला है वो किसानों के फसल बीमा से संबंधित फैसला है। दरअसल इसके जो नियम कानून है उसे लेकर कई किसान संगठन सवाल उठाते रहे थे और सरकार से ये मांग कर रहे थे कि इसको आसान बनाया जाए और आज नए साल में ही किसानों के लिए 2 बड़ा फैसला मोदी कैबिनेट ने लिया है। कैमरामैन रफीक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशियों पर सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। साल 2024 के आखिरी सप्ताह में महाराष्ट्र एटीएस ने 9 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। इन पर अवैध तरीके से देश में घुसने और जाली दस्तावेजों के आधार पर रहने का आरोप है। इन 9 लोगों में 8 पुरुष और 1 महिला शामिल है। इन सभी लोगों ने जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर आधार कार्ड भी बनवाया था। एटीएस ने पिछले 4 दिनों में मुंबई, नासिक, नांदेड़ और छत्रपति संभाजी नगर में स्थानीय पुलिस की मदद से कार्रवाई की है। दिसंबर महीने में विशेष अभियान के तहत 19 मामलों में अब तक एटीएस ने 43 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। वहीं एटीएस के साथ साथ मुंबई पुलिस भी साल भर बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन मोड भी दिखाई दी। मुंबई पुलिस ने 2024 में अवैध रूप से मुंबई में रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ कुल 195 मामले दर्ज किए हैं। इन मामलों में कुल 278 बांग्लादेशी नागरिक है, जिन्हें इस देश के कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उन्हें देश रिपोर्ट कर दिया गया है। इन बांग्लादेशियों के अलावा जांच एजेंसियों के रडार पर वो स्थानिक लोग भी हैं जो इनकी जाली दस्तावेज बनाने में मदद कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दिल्ली के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। राजस्थान के कोटपुतली में बोरवेल में गिरी चेतना को बचाने की लगातार कोशिशें जारी है, लेकिन एनडीआरएफ की हर तकनीक विफल ही साबित होती जा रही है। सबसे पहला तो प्लान ए के तहत तो धीरे धीरे उसे निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब यह कारगर नहीं हुआ तो 27 घंटे देरी से प्लान बी के तहत पैरेलल बोरवेल खुदाने की कोशिश की गई और जब पैरेलल बोरवेल खोदने में 4 से 5 दिन का वक्त लग गया तो उसके बाद भी एक बोरवेल से दूसरे बोरवेल तक जो टनल बनाई गई थी वह सही दिशा में नहीं बन पाई, जिसके तहत चेतना तक पहुंचा जाना संभव नहीं हो पाया। अब कहा जा रहा है कि जल्दी ही चेतना का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे जोरों पर फिर से शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि लगातार प्रयास जारी है, 11 दिन हो चुके हैं, प्रशासन के तमाम अधिकारी, कलेक्टर सहित सभी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार चेतना को 700 फीट गहरे बोरवेल से बाहर निकालने की तमाम कोशिशें विफल हुई है, उसके बाद अब कई आरोप भी एनडीआरएफ और दूसरी टीमों पर लगने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा है कि एनडीआरएफ शायद सही तकनीक का उपयोग नहीं कर पाई, उसके विशेषज्ञ बोरवेल से बच्चों को निकालने की टेक्निक में फेल हो गए थे, इसी कारण से इतनी देरी हो रही है और एनडीआरएफ को इस पर गंभीरता से विचार भी करना चाहिए कि आखिरकार उसकी तकनीक में कहां खामियां है। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। 31 दिसंबर की रात जब पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा था, तब महाराष्ट्र के जलगांव स्थित पालदी गांव में तोड़फोड़ और आगजनी चल रही थी। यह मामला तब शुरू हुआ जब कैबिनेट मंत्री गुलाबराव पाटिल, जो कि शिवसेना शिंदे गुट के कोटे से मंत्री हैं, उनका परिवार उस रास्ते से जा रहा था। परिवार में शामिल गाड़ियों ने हॉर्न बजाया। इसके बाद लोग गुस्सा गए। गुस्साई भीड़ ने वहां पर तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। दोनों गुटों के बीच मारपीट भी हुई। पुलिस को दोनों गुटों को शांत कराने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जाता है कि अब यह पूरा मामला शांत हो गया है, लेकिन इस बीच 12 से 15 दुकानें पूरी
पूरी तरह से जल गई हैं। इसके अलावा कुछ गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है। पुलिस ने इस मामले में 25 लोगों पर केस दर्ज किया है और अब तक 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से हो चुकी हैं और अब यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है जब लाखों करोड़ों के लोग पहुंचेगी कि सुरक्षा के इंतजाम, और उसी की कड़ी में अब प्रयागराज भेजी जाएगी भोपाल में तैयार हुई एक फायर जो बोट है वो, और ये बोट जो है फायर जो बोट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि बनकर तैयार हुई है। इसी तरह की 6 बोट और हैं जो कि भेजी जा रही हैं, और आपको दिखा दें कि इस तरह की जो बोट है वो उस घाटों वाले इलाके में पहुंचेंगी जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आमतौर पर नहीं पहुंच पाती। जब चूंकि लाखों की संख्या में जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर काफी मुश्किल होती है, और ऐसे में ये बोट जो है आप देख रहे हैं ये भोपाल में तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपात सेवा बोट क्रमांक 1 है, और इसी तरह की 6 जो बोट हैं वो यहाँ पर तैयार की हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो सिटिंग के लिए 6 लोगों की व्यवस्था है, और इसके साथ ही एक यहाँ पर मशीन भी लगाई गई है मोटर, जो कि यहाँ पर नोजल के जरिए जब आग लगेगी तो वह लगती है, अब ऐसी आपातकालीन स्थिति होती है तब उस पर यहीं से पानी उस पर छोड़ा जाएगा। साथ ही आमतौर पर जो सायरन होता है वो सायरन भी इसी बोट में आगे के हिस्से में लगाया गया है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। का आज पहला दिन है और पहले दिन में लोगों को मंदिरों में तांता लगा हुआ है। बाबा भूतनाथ का मंदिर हो या मां काली का मंदिर हो, कामाख्या मंदिर हो, दक्षिणेश्वर मंदिर हो, लगातार देखें कि हजारों की संख्या में जो भक्त है मंदिर पहुंच रहे हैं। हर कोई अपने मन्नत यहाँ पे पूरा करना चाहता है, यानी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाएंगे, मां काली के दरबार में हाजिरी लगाएंगे तो सभी की मन्नत पूरा होगी। इसको लेकर पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से चौक चौबंद व्यवस्था किया गया है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से पूरे कोलकाता में पुलिस बलों की तैनाती किया गया है, कोई अप्रिय घटना न देखा जाए। लगातार लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मत्था टेक रहे हैं, और लोगों की मान्यता है कि आज मंदिरों में दर्शन करेंगे तो पूरे वर्ष उनकी मनोकामना ऐसे ही पूर्ण होती रहेगी। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। गुजरात में भी लोगों ने जोश के साथ किया नए साल का स्वागत। ट्राई स्टेट गुजरात में रात भर पुलिस ने की पेट्रोलिंग, कई जगह पर लोगों की चाल देखकर उनके होश का हाल जाना। गुजरात में भी नए साल के स्वागत में लोगों ने जमकर जश्न मनाया। वैसे ज्यादातर लोगों ने गुजरात के पड़ोस में दीव, दमन, उदयपुर, आबू जैसे स्थानों पर जाकर नए साल का खुलकर खाने पीने के स्वागत किया। तो वहीं शराबबंदी वाले गुजरात राज्य में लोगों ने उतने ही जोश खरोश में नजर आए। बड़े शहरों के हजारों की तादाद में लोग देर रात तक सड़कों पर चहलकदमी और आतिशबाजी करते दिखाई दिए। अहमदाबाद के सीजी रोड, एसजी रोड और रिंग रोड जैसी सड़कों पर तो मानो सैलाब उमड़ पड़ा था। वहीं शहर के क्लब और रिसोर्ट में भी नाच गाकर लोगों ने नए साल का वेलकम। सबके बीच ब्रेथ एनालाइजर और एंटी नार्कोटिक्स सलाइवा किट के साथ पुलिस ने रात भर कई चेक पॉइंट पर लोगों की चेकिंग की ताकि शराब और ड्रग्स लेने वालों को पकड़ा जा सके। लेकिन सबसे अजीब जांच वडोदरा में देखने को मिली, जहां लोगों की चाल से उनके हाल का पता लगाया गया। वडोदरा पुलिस ने सैकड़ों लोगों को फील्ड सोबरिटी टेस्ट में बैलेंसिंग के जरिए नशेड़ियों की तलाश की। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने गांधीगिरी से नए साल की शुरुआत की। उन्होंने ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों को गुलाब देकर उनसे ट्रैफिक नियमों को पालन करने की अपील की। कैमरामैन प्रसाद साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। राजधानी लखनऊ से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। होटल में 5 लोगों की हत्या। लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र होटल सरनजीत में बीते 30 तारीख को एक परिवार पहुंचा। परिवार में 4 बहनें, एक भाई, मां और पिता शामिल होते हैं। भाई अपने ही 4 बहनें आलिया, अक्सा, रहीमन और मां आसमा को मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद आरोपी असद खुद थाने पहुंचकर घटना का कबूलनामा करता है। आरोपी ने एक वीडियो भी बनाया। वीडियो बनाने के बाद उसने वायरल कर दिया। उसने वीडियो में कहा कि आगरा स्थित अपने घर के आस पड़ोस बस्ती वालों से तंग आकर के ये कदम उठाया है। यही नहीं, आपको ये भी बता दें, वीडियो में आरोपी असद ने पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि जिन लोगों ने हमें मजबूर किया है ऐसा कदम उठाने के लिए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी और भोपाल के जख्मों को ना भूलने वाली भोपाल की यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री है, उससे 40 साल बाद अब जहरीला कचरा यहां से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये कचरा यहाँ से हटकर अब पीतमपुर में जाएगा और वहाँ पर इसे जलाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया में आपको बता दें कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में आपको बता दें कि 337 मैट्रिक टन जो है वो कचरा है, जिसे डंप करके यहाँ से 12 ट्रकों से 1 या 2 दिन में यहाँ से पूरी तैयारी अंदर उस कचरे को निकालने के लिए जो यहाँ पर बड़ी संख्या में
12 जो हैं ट्रकों को यहाँ पर लगाया गया है। साथ में बड़ी संख्या में कर्मचारी भी हैं, वो यहाँ पर उस कचरे को हटा रहे हैं और यहाँ से सीधा पीथमपुर लेके जाएगा। एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा जो कि 250 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर होगा, यहाँ से निकलेगा। और आपको बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद इसको हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई है और 40 साल लग गए इसमें। आपको याद होगा कि इसी जगह यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में 40 साल पहले जब हादसा हुआ था, गैस रिसाव हुआ था, इसमें हजारों लाखों लोगों की जान चली गई थी। और इसके बाद अब इस कचरे को लेकर यहाँ एक हटाने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड, शीतलहर का प्रकोप, 3 लोगों की मौत, मौसम विभाग ने जारी किया 3 दिन का अलर्ट। यूपी के 52 शहरों में शीतलहर जारी। लखनऊ में पारा 4.9, विजिबिलिटी 50 मीटर। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश से यूपी का मौसम बदल गया है। बीते सोमवार को पूरे दिन सूरज नहीं निकला, आज सुबह से ही गलन बढ़ गई है। मुरादाबाद और आजमगढ़ में विजिबिलिटी 50 मीटर पहुंच गई। कोहरे के चलते कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आने वाली 37 ट्रेनें कई घंटे लेट। मुजफ्फरनगर में 1 और महोबा में 2 लोगों की मौत हो गई। दावा किया जा रहा है कि ये तीनों मौतें ठंड के चलते हुई हैं। साथ ही मौसम विभाग ने 3 दिन का अलर्ट जारी किया है। 1 जनवरी को कोहरा छाया रहेगा, 2 जनवरी को मौसम साफ रहेगा, सुबह शाम हल्का कोहरा रहेगा। यहाँ आपको ये भी बता दें, पूरे प्रदेश में 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक 8वीं तक स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। कश्मीर घाटी में साल 2025 के पहले ही दिन ऊपरी पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। घाटी में इस बार सख्त सर्दियां देखी जा रही है और पिछले महीने 20 दिसंबर को 40 दिनों के चिले कलान की शुरुआत घाटी में हुई, जिसके बाद लगातार देखा जा रहा है कि तापमान माइनस में चल रहा है। और जो पिछले दिनों बर्फबारी पूरी कश्मीर घाटी में हुई, उसके बाद एक बार फिर से नए साल के मौके पर घाटी के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी देखी जा रही है। और बीती रात पूरी कश्मीर घाटी में तापमान 0 से नीचे माइनस में रिकॉर्ड किया गया, लेकिन इसके बावजूद लोग, खासतौर पर पर्यटक जो देश के अलग अलग हिस्सों और दुनिया के अलग अलग कोनों से कश्मीर घाटी पहुंचे थे, वो नए साल का जश्न मनाते दिखाई दिए। अगले 4 दिनों तक यानी 6 जनवरी तक इसी प्रकार से बीच बीच में बर्फबारी होती रहेगी। घाटी में भीषण बर्फबारी एक बार फिर से देखी जा सकती है श्रीनगर और दूसरे मैदानी इलाकों सहित। कैमरामैन मुजम्मिल रशीद के साथ आसूफ श्रीनगर, न्यूज़ 24।